हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की बात न्यू साउथ वेल्स के हवाले से इन्होंने 190 का क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी अनाउंस कर दिया हुआ था। अभी 491 का इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अनाउंस किया है। 190 को एक मैं समराइज़ कर देता हूँ और 491 के हवाले से भी मज़ीद जितनी डिटेल में बात हो सकती है मैं कोशिश करूँगा उसको कवर कर सकूँ। 190 का इन्होंने यही क्राइटेरिया दिया कि अगर आप 6 महीने से न्यू साउथ वेल्स में रह रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। और इनका जो लिस्ट दी इन्होंने, अपनी अलहदा से कोई लिस्ट नहीं दी, जो भी लिस्ट फेडरल गवर्नमेंट की है वही लिस्ट इनकी है। इसके अलावा आपको 6 महीने का इन्होंने रेजिडेंसी के लिए प्रूफ वगैरह मांगते हैं, यानी कि आपका यूटिलिटी बिल होना चाहिए, आपका लीज एग्रीमेंट और आप जो है बैंक स्टेटमेंट दे दें तो वो काफ़ी होगा। टारगेट सेक्टर की बात की, वो दोनों के लिए ही करते हैं। ये टारगेट सेक्टर के अंदर इन्होंने ये कहा कि एजुकेशन है, हेल्थ है, आईसीटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और एग्रीकल्चर है। उस दिन बात हो रही थी एग्रीकल्चर के हवाले से, तो एग्रीकल्चर के लिए भाई आप न्यू साउथ वेल्स में भी कर सकते हैं अप्लाई, आप जहाँ पे भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इंटर स्टेट वाले के लिए इन्होंने ये नहीं कहा, क्योंकि इंटर स्टेट वाले कैसे रेजिडेंसी को प्रूव करेंगे, और ये 6 महीने की रेजिडेंसी है 190 के लिए। 491 के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो दे दिए हैं पाथवेज, एक है पाथवे 1 और एक है पाथवे 2। इसको हम समझते हैं। कॉमन क्राइटेरिया के तौर पे पहले बात करते हैं। कॉमन क्राइटेरिया यही है कि अगर आप न्यू साउथ वेल्स में रह रहे हैं तो पिछले 3 महीने से आप न्यू साउथ वेल्स में रह रहे हों, 65 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, वैलिड स्किल असेसमेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट इंग्लिश होनी चाहिए, जो भी फेडरल की इसके अंदर चीज़ें हैं। उन्होंने कहा है कि एज अ जनरल स्किल माइग्रेशन आपका क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। आगे जो क्राइटेरिया स्टेट का है पाथवे 1, ये आनशोर वालों के लिए है और जो न्यू साउथ वेल्स के रीजनल में रह रहे हैं उनके लिए है। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि आप आनशोर में हो, आप न्यू साउथ वेल्स के रीजनल एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हो और पिछले इमीडिएट 12 मंथ्स में काम कर रहे हो, एक ही एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हो, और आपकी जो सैलरी है वो 70,000 मिनिमम होनी चाहिए फुल, या आप प्रोराटा कर सकते हैं 38 आवर्स पर वीक के हिसाब से, तो होनी है 70,000 ही चाहिए पर एनम। एक एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं, आप क्वालिफाइंग स्किल के काम कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है क्वालिफाइंग है, आप क्लोजली रिलेटेड या रिलेटेड आप उस ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं, आपकी जो भी स्किल असेसमेंट है। या समझने की बात यह है कि न्यू साउथ वेल्स ये कहता है कि भाई आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है हम उसको मानेंगे जो असेस्ड है, यानी असेसर ने जो असेस की। इसको यूं समझे, अगर आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है आईटी का और वो था आपका बैचलर्स के बाद, आपने जब स्किल असेसमेंट अप्लाई की तो हुआ क्या कि इक्वेट करने के लिए आमतौर पे ये 2 साल को डिडक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि इस डेट से ऑनवर्ड आपका वर्क एक्सपीरियंस असेस्ड है। तो इस सूरत में आप 5 साल को नहीं करेंगे क्लेम, यानी कि आप 10 पॉइंट, अगर आप श्योर है तो 10 पॉइंट बनते हैं, यहाँ पे तो ज़्यादा बनते हैं। तो होगा क्या कि आप वो 3 साल वाले एम्प्लॉयमेंट का न्यू साउथ वेल्स के लिए पॉइंट्स क्लेम करेंगे। भाई अगर आप 5 साल करेंगे तो ये ओवर क्लेम हो जाएगा, रिफ्यूज़ल आ सकता है। तो ये पाथवे 1 के हवाले से इन्होंने सारी बात की कि पाथवे 1 के लिए इन्होंने कोशिश ये की, सारा इन्होंने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात रखी है, एक ही एम्प्लॉयर के लिए बात रखी है, और इन्होंने ये कहा कि आप बेस्ड रीजनल में कर रहे हो तभी हम आपको प्रायोरिटी देंगे या तभी आप एलिजिबल होंगे। इसके लिए एक पोर्टल बना देंगे, पोर्टल पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी ये कहा वेबसाइट के मुताबिक कि पोर्टल अभी हमने पब्लिश नहीं किया या पोर्टल एक्टिव नहीं है, तो बड़ी थोड़ी देर में ही हो जाएगा। अभी एक क्राइटेरिया के तौर के ऊपर इन्होंने इसको आगे लिया है। दूसरे नंबर पे पाथवे 2 है। पाथवे 2 ऑनशोर ऑफशोर दोनों के लिए है। पाथवे 2 में ये है कि आप न्यू साउथ वेल्स में रह रहे हो, पिछले 3 महीने से आप रह रहे हो, यानी आपकी रेजिडेंसी स्टैब्लिश करने के लिए अगेन वही लीज एग्रीमेंट होगा, वही आपके यूटिलिटी बिल्स या आपकी डेली ट्रांजैक्शन की बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिससे स्टैब्लिश हो सके आप न्यू साउथ वेल्स में रह रहे हैं। इंटर स्टेट के लिए ये अलाउ नहीं है, ऑफशोर के लिए है। तो अगर आप ऑफशोर रह रहे हैं तो वो भी 3 महीने की रेजिडेंसी आपने शो करवानी है ऑस्ट्रेलिया से कहीं भी बाहर। एक और चीज़ ध्यान में रखें कि न्यू साउथ वेल्स ये कहता है अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे या विजिटर वीज़ा पे हैं और आप न्यू साउथ वेल्स में हैं तो ये रेजिडेंसी में कंसीडर नहीं होगा, रेजिडेंसी आपकी ऑफशोर वाली ही मानी जाती है। आप न्यू साउथ वेल्स के रेजिडेंट नहीं है क्योंकि आपके पास टूरिस्ट वीज़ा था। टारगेट सेक्टर की बात की, इसके अंदर भी टारगेट सेक्टर है। समझने की बात एक और ये है कि इन्होंने ये कहा कि अगर आपको हमने पहले भी कभी नॉमिनेट किया और आपने उस नॉमिनेशन को अप्लाई नहीं किया, यानी कि आपका प्री इन्विटेशन आया, प्री इन्विटेशन के बाद फाइनल इन्विटेशन आया और आप एलिजिबल थे वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो आपने अप्लाई नहीं किया, यू आर परमानेंटली बैन।
उन्होंने ये कहा कि हम परमानेंटली आपको बैन कर देंगे, हम कर चुके हैं, यानी आपको दोबारा हम नॉमिनेट नहीं करेंगे क्योंकि आपने पहले इसको कंप्लाई नहीं किया। तो न्यू साउथ वेल्स की ये कुछ कंडीशंस हैं। अब समझने की बात क्या है, ऑनशोर वालों के लिए भी, ऑफशोर वालों के लिए भी। ऑफशोर वालों के लिए तो ऑलरेडी वही रूल्स हैं, बड़े रिलैक्स से हैं, कोई इतने हार्ड एंड फास्ट तो नज़र नहीं आते। लेकिन ऑनशोर वालों जो कि पाथवे 1 वाले हैं, भाई एक बात को समझ लें, ये न्यू साउथ वेल्स क्या करता है, दे विल पुश यू बैक। पहले आपको डराएंगे, दौड़ाएंगे, और जो बाकी बच जाएंगे उनको नॉमिनेट करेंगे। पिछले साल को भी देख लें, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये क्या करेंगे कि अभी ये Q2 यानी Q2 चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का, Q3 जब स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, 4 में बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर सकते हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप इनके प्रीवियस चीज़ों को देखें, पहले के रिकॉर्ड को देखें, ये सारी चीज़ों को, मतलब कहने का ये कि अगर आपने न्यू साउथ वेल्स में बैठे, ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं, तो भाई बैठे रह सकते हैं आप। आपका अगर टारगेट सेक्टर में आते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही आपको जम के बैठना चाहिए। टारगेट सेक्टर में नहीं भी आते तो फिर भी 1-2 राउंड आपको देख लेना चाहिए, किस रुख को चीज़ें लेके जाते हैं, हवाएं किस रुख को जाते हैं। कितनी देर के बाद ये करेंगे इनविटेशन राउंड, ये कहते हैं भाई हमें नहीं पता, हमारा जब दिल करेगा हम करेंगे। जैसे ये 190 का भी कर चुके, 491 का भी करेंगे, और मुझे ये लगता है कि ये महीने में एक दफ़ा या 2 महीनों में एक दफ़ा लाजमी करेंगे। आगे आपको ये तेज़ी आती हुई दिखाई देगी इसके अंदर, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई नाउ। अगर आप एलिजिबल नहीं है, प्रोसीड नाउ। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, वर्क फॉर इट नाउ। अभी से काम करना स्टार्ट कर दें तो कभी ना कभी आपका कुछ ना कुछ बन जाएगा। ये जो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन है, ये मिल तो जाती है, समटाइम ये थका इतना देते हैं, बंदा वैसे ही कहता है यार पता नहीं बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग रहा है। तो इसको इंतज़ार ही तो इसकी असल कीमत है, दूसरी कीमत तो है ही है, लेकिन असल चीज़ इसका पेशेंस और इंतज़ार है। आपका सवाल है, कमेंट है, क्यूरी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।